नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग कक्षा 7 के मध्यकालीन इतिहास पर बात करेंगे और सबसे पहला जो अध्याय है वो है भारत और बदलता संसार। क्या चेंज है संसार में मध्यकाल में। इतिहास केवल राजाओं की कहानियां नहीं बल्कि समय का वह बहाव है जो समाज, भाषा और हमारी संस्कृति को बदल देता है। भारत के इतिहास में 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच का जो समय है वह मध्यकाल कहलाता है। इसे मध्यकाल ही क्यों कहते हैं और क्यों इसी समय में हमारी आज की भाषाएं, खान पान और धार्मिक विश्वासों की नींव पड़ी। आज के वीडियो में हम जानेंगे भारत और उस समय के बदलते संसार की एक अद्भुत दास्तान। 8वीं शताब्दी को मध्यकाल का आरंभ माना जाता है क्योंकि इस दौरान भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में भारी बदलाव हुए। प्राचीन भारत की तुलना में हमें मध्यकाल की अधिक जानकारी है। क्योंकि हमारे पास हजारों की संख्या में ताम्रपत्र, शिलालेख और 13वीं शताब्दी के बाद कागज पर लिखे साहित्यिक ग्रंथ मौजूद हैं। बाबर और जहांगीर जैसे शासकों के संस्मरण और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत हमें उस समय की जीती जागती तस्वीर दिखाते हैं। अध्ययन की आसानी के लिए हम इसे दो भागों में बांट देते हैं। पूर्व मध्यकाल यानी 8वीं से 13वीं शताब्दी का इतिहास, जिसमें पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और दक्षिण के महान चोल राजाओं का शासन था। और फिर आता है उत्तर मध्यकाल, 13वीं से 18वीं सदी, जहां दिल्ली के सुल्तान और मुगलों ने भारत को अपना घर बनाया। दिलचस्प बात यह है कि तुर्क और मुगल बाहर से जरूर आए, लेकिन वे भारतीय संस्कृति में ऐसे घुले मिले कि भारत की संस्कृति और भी समृद्ध हुई। जब भारत में ये बदलाव हो रहे थे तब दुनिया में क्या चल रहा था, इसे देखें। 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम का उपदेश दिया, जिसने अरब जातियों को एक सूत्र में पिरो दिया। खलीफा के नेतृत्व में अरब साम्राज्य स्पेन से लेकर सिंधु नदी तक फैल गया। बगदाद के खलीफा हारून उल रशीद का दरबार ज्ञान और विज्ञान का केंद्र बन गया। अरबों ने यूनान, चीन और भारत की विद्या को अपनाया और उसे दुनिया भर में फैला दिया। 9वीं शताब्दी में अब्बासी खलीफाओं की शक्ति घट गई। उनका राज्य क्षेत्र, जो प्रांतों में विभाजित था, उनके नियंत्रण में नहीं रहा और सभी प्रांत स्वतंत्र हो गए। उन प्रांतों में गजनी और गौर के प्रांत भी थे। सल्जुक तुर्क, जो मध्य एशिया में शक्तिशाली थे, पश्चिम की ओर बढ़े और उन्होंने इनमें से कुछ प्रांतों पर अपना शासन स्थापित कर लिया। उन्होंने फारस यानी ईरान, इराक, सीरिया और बैजेंटाइन साम्राज्य पर आक्रमण किया और शीघ्र ही उस क्षेत्र में बस गए। बैजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया, आज की इस्तांबुल थी और किसी समय वह साम्राज्य वैभव और विस्तार में रोम साम्राज्य की प्रतिद्वंदी हुआ करती थी। बैजेंटाइन सभ्यता प्राचीन यूनानी सभ्यता की नींव पर खड़ी हुई थी। 13वीं शताब्दी में चंगेज खां के नेतृत्व में मध्य एशिया के मंगोलों ने बैजेंटाइन पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण ने पश्चिम एशिया में सल्जुक तुर्की को कमजोर कर दिया। इससे केवल ऑटोमन तुर्क ही बच सके, जो अनातोलिया में बस गए थे और जिन्होंने 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया को जीतने में सफलता प्राप्त की। वहीं दूसरी ओर रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में अंधकार छाया हुआ था। यूरोप का यह काल अंधकाल कहलाता है। यहाँ सामंतवाद या फ्यूडलिज्म का उदय हुआ। राजा अपने अफसरों को वेतन के बदले जमीन का टुकड़ा यानी फ्यूडम देते थे।
किसान गरीब थे और सामंत विलासिता का जीवन जीते थे, लेकिन क्रूसेड यानी धर्म युद्धों ने यूरोप के लोगों को अरब संस्कृति और व्यापार के करीब ला दिया। पूरब में चीन तांग और सुंग वंश के तहत बेहद शक्तिशाली था। बाद में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इसी दौर में रेशम मार्ग के जरिए चीन के क्रांतिकारी आविष्कार जैसे बारूद, कागज, कंपास और छपाई की कला पश्चिम तक पहुंचे। व्यापार ने दुनिया को इतना छोटा कर दिया था कि कोई भी देश अब अकेला नहीं रह सकता था। भारत लौटे तो हम पाते हैं कि दक्षिण में चोल राजाओं का बहुत ही विस्तार हुआ। उनके पास इतनी शक्तिशाली नौसेना थी कि वे दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन तक व्यापार करते थे। इसी धन से उन्होंने ऐसे मंदिरों का निर्माण कराया जो न केवल पूजा के स्थान थे बल्कि शिक्षा और कला के विश्वविद्यालय भी थे। शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जैसे दार्शनिकों ने यहीं से भारतीय विचारधारा को नई दिशा दी। तो दोस्तों, मध्यकाल केवल युद्धों का समय ही नहीं था, बल्कि यह दुनिया के एक दूसरे से जुड़ने की कहानी भी है। इसी दौर ने हमें वो पहचान दी जिसे हम आज भारतीयता कहते हैं। धन्यवाद।